मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। अच्छा मिस सुमैया आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप मेहरबानी फ़रमा के ये बताइएगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर लास्ट लेक्चर में आपने रेफरेंसेस का बताया था कि रेफरेंस हमने जितनी भी कोट करनी है उसमें हमने जहाँ से भी कोट करनी है उसका रियल ऑथर मेंशन करना है कि हमने कहाँ से रेफरेंस ली है। और आपने बताया था कि रेफरेंस जी, किस तरह से मेंशन की जाती है। आपने कहा था कि किसी की भी कही गई बात को खुद से मंसूब नहीं करना। रिसर्च आर्टिकल राइटिंग में लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, यहाँ पे मौजूद हैं जी बिस्मा यूसुफ। मेहरबानी फ़रमा के आप मुझे बताइएगा कि हम ये जो करते हैं किसी भी बंदे को उसके नेम से मंसूब करते हैं, इसको क्या कहते हैं? अब 2-3 दिन इस चीज़ पे ना लग जाएँ कि आपका माइक ठीक है या नहीं ठीक है। जी आफ़ताब असजद राना साहब। सर इसे रेफरेंसिंग कहते हैं। रेफ़रेंसिंग कहते हैं। मारिया नासिर, अरूज बीबी, कोई महक फ़ातिमा, कोई और बताएगा इसको क्या कहते हैं? सरनेम। साइटेशन। मुइज़ साइटेशन कहते हैं। अच्छा होता क्या है, हमने जो लास्ट टाइम आर्टिकल डाउनलोड किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, ये वाला था। शायद आप लोगों को याद हो। ऐसा ही था। इसको कहते हैं साइटेशन। जी सर। ये जो हम नेम लिख रहे होते हैं ना, ये बेकर एट अल, ये साइटेशन होगी जो कि बेकर और उसके दोस्तों का काम हो गया। ठीक है? मुझे अपनी आज जो है वो अच्छा, ये हो गया एक चीज़। अब उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके ऊपर रेफ़रेंसिंग की स्टाइलिंग होती है, स्टाइल कौन-सा हमने देना है, रेफ़रेंस जब हमने देना होता है। मिसाल के तौर पे जब हमारे पास कोई भी बंदा रिक्वायरमेंट देता है, तो हमें वो क्या बताता है, वो कहता है कि रेफ़रेंस जो है वो हमारा होना चाहिए एमएलए स्टाइल में, एपीए स्टाइल में। तो वो क्यों कहता है ऐसा? एपीए में क्यों कह रहा होता है, एमएलए में क्यों कह रहा होता है? राना असजद। सर सर, वो जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हमने सबमिट कराना होता है। ओके। अच्छा जनरल की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो होती है बाद में जाके। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है उस बंदे की, क्योंकि हमने फॉलो क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है रिसर्च प्रपोजल। और प्रपोजल जो होता है ये जमा होता है कहाँ पे, आपके इंस्टीट्यूट में। आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मैच होना या ना होना ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोमिसिटी है। क्लियर हो गया? अब जब हमारे पास रिसर्च प्रपोजल होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब हमारे पास थीसिस होता है, जब हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। लेकिन जिस वक्त हम इस थीसिस को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या काम करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो 5000 से 6000 वर्ड्स का होगा। ठीक है? अब ये 6000 वर्ड्स का जो इंट्रोडक्शन है, इसको अब हमने दोबारा से फिर सम अप करना है। फिर इसको सम अप करेंगे हम एक आर्टिकल राइट अप करने के लिए। आर्टिकल जब हम राइट अप करेंगे तो आर्टिकल हमारा पब्लिश होता है कहाँ पे जा करके, वो किसी भी हमारे जर्नल में पब्लिश होता है। जैसे कि हमारे पास जर्नल है IJSER। ठीक है? ये वाला हमने यहाँ पे सिर्फ इसको यूं करके सर्च कर लिया, IJSER। अब ये एक जर्नल है, IJSER.org। ठीक है? अब इस जर्नल के अंदर होता क्या है, यूं करके इस जर्नल का ओवरव्यू होता है। इसका ISSN ये है जर्नल का। अगर कोई बंदा पूछता है कि किस जर्नल में आप मेरा आर्टिकल पब्लिश करेंगे, तो आप उसे बताएं कि मैं आपका आर्टिकल जो है वो IJSER में पब्लिश करूंगा। ठीक है? रिसर्च एंड पब्लिकेशन के हवाले से। यहाँ पे इसकी अपनी गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे इसकी न्यूज़ फीड है। अगर आपने सबमिट करना है तो उसने लिंक दिए हुए कि सबमिट करेंगे। थीसिस फॉर पब्लिकेशन, अगर आप थीसिस अपना पब्लिश करना चाहते हैं तो वो आप बताएंगे।
कॉल ऑफ पेपर्स 2023 ये उसने चल रही है, उसकी पब्लिकेशन चार्जेस जो हैं वो अगर वो पूछना चाह रहे हैं, एडिटोरियल बोर्ड में आप किसी से रब्ता करना चाह रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है जो IJSCR के अम्ब्रेला में चल रही है, आप वहां पे कोई चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकेंगे। ये इस तरह से आपके पास जनरल होगा, जिस जनरल में भी आप काम करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप सेंड मैसेज करेंगे, चाहेंगे इनके साथ रब्ता करना चाहेंगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ तो कोई किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो IJSCR में। उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास जनवरी वॉल्यूम 14 इशू नंबर 1, ये है जनरल की इंफॉर्मेशन कि इसका वॉल्यूम नंबर 14 पब्लिश हुआ है और उसका इशू जो है वो 1 है जनवरी में। अब इशू 2 यानी कि फेब में होगा, इशू 3 मार्च में, इशू 4 अप्रैल में। यहाँ पे अगर आप देखें दिसंबर वॉल्यूम 13, उसका वॉल्यूम नंबर 13 पब्लिश हुआ और इशू 12 दिसंबर में जो हुआ, इशू 11, ये आपको पता चल गया। ये सारी इंफॉर्मेशन साथ में आ रही होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, वॉल्यूम 14 इशू नंबर 1 जनवरी 2023 एडिशन जनरल की इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या है जी यहाँ पे, ये PDF की फॉर्म में इस बंदे का ये जो है नीति और साथ में उसके जो भी नेम है दूसरे राइटर का ये आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मोहम्मद अमीर भागट साले, ये एक नेम है, उसके बाद दूसरा जो भी नाम है ये। अब ये वाला उसका आर्टिकल है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप PDF पे जाएंगे और आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, ये जनरल जब पब्लिश हो जाता है तो ये यूं पब्लिक कर देते हैं उसको। ठीक हो गया। अब ये जो चीज है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि हम क्या काम करते हैं, जब भी कोई चीज लिखते हैं तो 2 लाइंस यहाँ नीचे लिखी हुई आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं वॉशिंग मशीन, सॉरी, जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट्स के नीचे ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बाय वॉशिंग मशीन यहाँ तक लाहौर, फिर यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ओवरव्यू कहते हैं सर। जी मिस हमना, इसको क्या कहते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये जब भी कोई बंदा इसको यहाँ से पढ़ता है ना तो उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज है, और इस चीज को पढ़ के वो इसको पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ लेगा, ओपन करेगा इसको। ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको देख के उसको अंदाजा हो जाता है। यही चीज अगर रिसर्च वर्क में हम जाके बात करते हैं तो ये चीज होती है। यहाँ पे 1-2 लाइंस नहीं है, यहाँ पे एक एक पूरा पूरा पैराग्राफ है। नजर आया आपको ये? अब ये पैराग्राफ जो है ये क्या चीज है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट इसको कहते हैं। कि अगर पूरा आर्टिकल किसी बंदे ने नहीं भी पढ़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ेगा और उसको अंदाजा हो जाएगा कि इस आर्टिकल के अंदर क्या है, फिर वो यहाँ पे क्लिक करेगा और इसको पढ़ लेगा। समझ रहे हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन में मैडम ऐसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है या भी और चीज होती है? जी सर, एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। इट मीन्स कि जो आप लोगों को अब समझ आ जाना चाहिए वो ये आना चाहिए, टोटल जितनी भी राइटिंग है, कंटेंट राइटअप, कहीं पे भी आप चले जाएं। मैंने आपको बताया था शुरू में, वो हमने ब्लॉग राइटिंग वगैरह का छोटा मोटा काम किया था, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेन राइटअप अपने करके देखा, फिर उसके बाद हम रिसर्च राइटिंग के और इसके दरमियान हमने आर्टिकल कंटेंट राइटिंग किया। तो यूं आप देख लें, थोड़ा सा अपने दिमाग को ना सिर्फ एक्टिव करने की जरूरत है। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है किस चीज के लिए, रिसर्च आर्टिकल लिखवाने के लिए, तो हमने क्या काम करना है, इस चीज को फॉलो कर लेना है। ये IJSCR अपने पास लिख लें आप, ये आपके पास एक ऐसा सैंपल है जिसको जब मर्जी आपका दिल चाहे खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आ जाता है प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग के लिए, तो आपने वही वाला जो स्टैंडर्ड है जो मिस हमना ने आपको ट्रेन किया था, और आपने उस ट्रेनिंग को हासिल किया और उसके बाद आप उसके ऊपर राइटअप इस वक्त कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको दोनों चीजें मार्केट में मिल जाएंगी, जहन में आपने रख लेनी है बातें। अब जो होती है एकेडमिक राइटिंग, इसको कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। ये जो अब हम कर रहे हैं ये वाली रिसर्च राइटिंग, इसको कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। और एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो होता है वो राइटिंग का स्टाइल
वैसा नहीं होता जैसे हम इंफॉर्मेशनल कोई भी कंटेंट लिख रहे होते हैं। यहाँ पे रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। वहां पे जो हम बात लिख रहे होते हैं उसके लिए साइटेशंस जगह जगह पे देने की जरूरत नहीं होती है। जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है प्रोडक्ट आर्टिकल कंटेंट राइटिंग के लिए, मतलब हर लाइन पे आप साइटेशन पुट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी काम करने लगेंगे तो आपको उसकी साइटेशन देना इंतहाई मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने ये देखा था, विकिपीडिया पे हम चले जाते हैं, फैसलाबाद हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी फैसलाबाद विकिपीडिया पे हम जाते हैं तो यहाँ पे साथ साथ साइटेशंस दी हुई हैं। ये फर्क है, ये जो है, ये अगर आप गौर करेंगे तो ये यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अच्छा इसको वहां पे जो हमारे पास राइटअप होता है प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग, उसके अंदर भी इस हिस्से को जिस वक्त हम पब्लिश करते हैं और फिर हम लिंक बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, तो इसको मोहतरमा क्या कहते हैं हमना साहिबा? सर इंटरनल लिंक बिल्ड लिंकिंग। कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? इंटरनल लिंकिंग। और समटाइम फिर ये होता है हम इसकी कोई एक्सटर्नल लिंकिंग भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यही चीज, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पंजाबी, राइट क्लिक, और मैंने यहाँ से मूव किया इस साइड पे। अब ये जो पंजाबी है ये भी वो विकी पे ही रहा है, विकिपीडिया पे ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, यो हमने किया, ये भी विकिपीडिया पे ही रहा है। गौर किया आपने? जी सर। सर जेम्स, ठीक हो गया। अब ये चीजें जो हैं, ये अब विकिपीडिया ने क्या काम किया है, इसने ये किया है कि जितना भी काम हो, जो भी राइटअप हुआ हो, विकिपीडिया से बाहर बंदा ना जाए। उसने अपनी ऑडियंस को इंगेज किया है विकिपीडिया तक महदूद करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग का, तो फिर क्या काम कर रहा होता है वो वाला राइटर, लाइक यू पीपल आर द राइटर्स। तो आप क्या काम करते हैं, वो इस तरह से उसको राइटअप कर रहे होते हैं कि पूरी वेबसाइट जो होती है ना, उसके अंदर ही उस बंदे को उस चीज का आंसर मिल जाए, या वो हमारी वेबसाइट पे ज्यादा देर के लिए रुके। जब वो हमारी वेबसाइट पे ज्यादा देर के लिए रुकता है तो इससे कस्टमर्स इंगेजमेंट टूवर्ड्स द वेबसाइट ये बढ़ती है, जो कि गूगल पसंद करता है। आप पीछे एल्गोरिदम को समझ गए हैं ना इस चीज को, तो आपने इस चीज को फॉलो करना है दोनों चीजों में। अच्छा एक सजेशन मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा, ईद के दिन आपके पास अभी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कल से ऑनवर्ड्स, और संडे तक आपके पास ऑफ है। आप लोगों ने क्या काम करना है इस दौरान में, जब आप बोरियत महसूस करें, वैसे तो नहीं होता, बंदा एंजॉय करता है अपनी फैमिली को, लेकिन जिस वक्त आपको थोड़ा सा भी टाइम हो, आप इसको अच्छे यूटिलाइज करने के लिए मूवीज वगैरह जरूर देखिएगा, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेटर ये कि आप क्या काम करें, जो लब्बाइक आईटी सर्विसेज पे मिस हमना के एसईओ के लेक्चर्स हैं, आप मेहरबानी फरमा के उसको एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको, आपने देखा है जब हम यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में होते हैं तो क्या होता है, पैरेलल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे यस इंट्रोडक्शन टू यस सर। कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसी तरह से साथ हम मैथ या कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं। वो जो कैलकुलस या मैथ पढ़ के आए हुए होते हैं ना हम, वो होता है एडवांस वर्जन ऑफ दैट मैथ विच वी हैव स्टडीड इन एफएससी, वो आ जाता है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर उसके बाद हमारे पास आती है लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक सब्जेक्ट होता है। अब वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो क्या होता है, वो इंग्लिश होती है, जो हम पहले एफएससी तक पढ़ के आए थे, उसके बाद हमने वो देखनी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमने किस तरह से राइटअप की तरफ मूव करना है, किस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है जब हम लिख रहे होते हैं, मेन उसका मकसद ये होता है। फिर उसके साथ अगर हम इस्लामिक स्टडी पढ़ रहे होते हैं तो वो भी बेसिक नॉलेज ही होता है। तो यूं फर्स्ट ईयर में, और फिर उसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट हैं तो बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, लाइक आईटी थी, इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, फिर उसके बाद साथ ही इंफॉर्मेशन टू प्रोग्रामिंग,
इसी तरह से इंफॉर्मेशन टू लैंग्वेजेस या कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो भी होगा। यानी कि 3-4 जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन होता है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सेम हियर, जब भी आप कंटेंट राइटिंग की बात करेंगे, एसईओ की बात करेंगे, वर्डप्रेस की बात करेंगे, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इंटर रिलेटेड है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, डे फर्स्ट पे मैंने आपको बताई थी बात कि हमारे पास वेबसाइट जब तैयार होती है तो स्ट्रक्चर तैयार करने का काम जो होता है वो भी उस बंदे ने अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, जो भी ऑडियंस है जिस चीज की भी वो वेबसाइट बनने जा रही है, तो उसने उस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना होता है। ठीक है, उसको पहले पता होता है कि ये वेबसाइट में लाइक ई कॉमर्स की वेबसाइट बन रही है या एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बन रही है, तो उसके ऊपर कंटेंट डाला जाएगा या रिव्यूज डाले जाएंगे, ये उसको पहले से पता होता है। फिर इसी तरह से जो बंदा राइटअप करता है उसको भी पहले से पता होता है कि मैंने जो राइटअप करना है वो है एफिलिएट मार्केट के प्रोडक्ट आर्टिकल के कंटेंट, वो राइटअप होगा, वो लिखेगा। इसी तरह से जो बंदा एसईओ कर रहा होता है, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है, उसको भी इस चीज का बिल्कुल इदराक होता है कि वो जो एसईओ करेगा उसकी ऑडियंस कौन है। यूं ये तीनों चीजें पैरेलल चल रही होती हैं। अब हमने क्या काम किया, हमने किया कंटेंट राइटिंग को सीखा और उसी को हम लेकर के आगे चलेंगे, जो हम कंटेंट राइटर्स हैं। लेकिन एसईओ को सीखेंगे तो हमारा विजन क्लियर होगा। फिर अब जिस वक्त हमारे पास कोई भी बंदा राइटअप करवाने के लिए आएगा, तो वो कौन होगा, हमारा बायर होगा। तो बायर को हम अच्छे तरीके से उस वक्त समझ सकेंगे जब हमारे एसईओ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर हम उसको इंगेज कर सकते हैं जब हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे उस बंदे के साथ। क्लियर हुई बात? यस सर। ओके। अब आप लोगों ने जो असाइनमेंट है छोटी सी है, आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने ये देखना है। चलिए मैं थोड़ा आसान आपको सब्जेक्ट दे देता हूँ, सॉरी टॉपिक दे देता हूँ। वाई आप अपने पास लिख लें, वैसे मैं इधर भी लिख देता हूँ। वाई पॉवर्टी is increasing in Divian Lahore, a case study। ठीक हो गया? पॉवर्टी क्यों इंक्रीज हो रही है लाहौर के शहर में? अस्यत आप इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताएंगे, हम इसको किस तरह से करेंगे? ये रिसर्च वर्क होगा, आपने आर्टिकल इसके ऊपर लिखना या प्रपोजल आप सबसे पहले लिखें इसके ऊपर। ठीक है, वो लोग जो थोड़ा इसको समझना चाहेंगे वो इसको समझिए। आगे मैंने चूंकि टूल पे काम करवाना है, मैंने वो जो 4th चैप्टर आता है उसके ऊपर भी काम करवाना है, तो ये आज से हमारा पैरेलल चलेगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, वाई पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन लाहौर डिवीजन या डिवीजन लाहौर। ठीक हो गया जी? केस स्टडी। ठीक हो गया? तो अरशद बताएंगे कि अब हम क्या करेंगे अगर मुझे प्रपोजल बनाना होगा तो। सर सबसे पहले तो हम डेटा इकट्ठा करेंगे लाहौर ठीक हो सिटी को गया? देख के। जी सर, ठीक हो गया? डेटा इकट्ठा करके सर उसमें से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपना प्रपोजल लिखेंगे। और कोई बंदा बताएगा इस बारे में विलिंगली, अगर कोई बंदा बताना चाहे तो? अच्छा, कोई नहीं बताएगा। वेल, इसमें जो हमारा कीवर्ड है ना हिडन, वो है हमारा पॉवर्टी। मेन चीज है जो हमारा फोकस है वो पॉवर्टी पे है। ठीक है, और अगर हम उस पे काम करने लगेंगे तो हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे अबाउट पॉवर्टी। ठीक हो गया? और हम ये देखेंगे कि किस किस बंदे ने पॉवर्टी पे काम किया है पिछले 5 सालों में। ठीक है, प्रपोजल जब हम तैयार कर रहे होते हैं, ये मैंने बताई थी यहाँ पे बात। ठीक है, उसका हम एब्स्ट्रैक्ट पहले लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वैसे एंड पे होता है, जैसे आपने ओवरव्यू लिखना होता है ना प्रोडक्ट आर्टिकल, जब हम लिख रहे होते हैं तो उसका ओवरव्यू जो है वो एंड पे जाके लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट एंड पे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे 1000 से 1200 वर्ड्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन।
आप इसके लिए बिल्कुल प्लेजरिज्म फ्री करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ डेटा ग्रैब करेंगे, बेशक प्लेजराइज्ड हो, मुझे कोई इशू नहीं है। वो इशू इसलिए नहीं है कि अब आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप कंटेंट राइटअप करेंगे आपको पता चल जाएगा प्लेजरिज्म फ्री कैसे लिखना है। पहले तो ये होता है कि हम डेटा ग्रैब करते हैं, ठीक है, लेकिन एआई का इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे कितने वर्ड्स का, 1000 से 1200 वर्ड्स का। उसी के अंदर ही आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, मैंने बहुत शुरू में बताया था, मेरे पिछले आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी उसके अंदर 2 से 4 आप बनाएंगे, वो लिखेंगे आप। ये आपका क्रिएटिव राइटिंग में आ जाएगा, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग, ये आपका क्रिएटिव होगा क्योंकि ये खुद आपका अपना विजन होगा। उसके बाद आपने 10 से 15 स्टडीज की बजाय आप कर लें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप 5 स्टडीज कर लें। 5 से लेके मैं आप लोगों के लिए आसानी करने लगा हूँ कि 5 से मैक्सिमम जो है वो आप 8 स्टडीज तक ऐड कर लें इसके अंदर, ठीक है, प्रपोजल जब आप राइटअप कर रहे होंगे। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये आपको लिखना आता है किसी को? नो सर। ओके, नहीं आता, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसमें होता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी थोड़ा सा डाल के, और बाकी हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर है जी प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। अब भी जो आपने काम करना है वो सिर्फ इतना ही करना है, एक इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, ये वाला 1000 से 1200 वर्ड्स का, ठीक है। और उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चंस आपने बनाने, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लिखना है। इतना ही काम आप करेंगे इन छुट्टियों में, छोटी सी असाइनमेंट है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन अम्ब्रेला यही चलेगा जो मैंने आपको बताया कि हम इस पे इंशाल्लाह लजीज काम करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? सर इंट्रोडक्शन जो हम लिखेंगे उसमें कोई मतलब सब हेडिंग्स भी देनी है या जस्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में 1000 to 1200 वर्ड्स लिखने हैं? नहीं, फिर आएंगे बिल्कुल सब हेडिंग्स, मैंने आपको बताया। एक आप देंगे रिसर्च क्वेश्चंस की, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी की, ये देंगे। पहले ही आपकी इंट्रोडक्शन आएगा और उसका पैराग्राफ शुरू हो जाएगा इंट्रोडक्शन के अंदर ना, आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, पोवर्टी ये चीज होती है, ठीक है। और जब हम ये राइटअप कर रहे होंगे तो हमने साइटेशन देनी है, और साइटेशन के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया कि आप इस तरह से साइटेशन देंगे। और जब आप साइटेशन देंगे तो उसके लिए अगर हमारे पास होते हैं लाइक सिंगल राइटर है, किसी बंदे ने कोई बात की है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, लाइक जवेरिया असलम है, तो हम क्या काम करेंगे, अगर हमारे पास आर्टिकल पूरा मौजूद है तो हम क्या करेंगे, असलम कॉमा और जिस ईयर में वाला आर्टिकल पब्लिश हुआ, जैसा कि ये वाला। अब इसके राइटर्स कितने हैं जी, यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये राइटर्स हैं इसके, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसका जब आप लिखेंगे लाइक साइटेशन देंगे तो ये फेब्रिस एट अल, कॉमा डालेंगे, और जिस ईयर में ये पब्लिश हुआ वो आप ईयर लिखेंगे। ठीक हो गया जी? अवेलेबल ऑनलाइन, ये इसकी ये DOI है 2023। सर ठीक हो गया? साइटेशंस के अगर लिए यहां से नहीं मिल, जी बोले। साइटेशंस के लिए हम एंड नोट भी तो यूज करते हैं टूल साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो एक तरीका कार है। मैं सिर्फ आपको अभी APA स्टाइल में करवा के ना फिर बाद में आपको लेकर के चलूंगा कि हम एंड नोट क्यों लगाते हैं और फुट नोट क्यों लगाते हैं, दोनों चीजें होती ओके हैं। फिर इसके लिए फर्दर और भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिन टूल्स के जरिए हम वर्ड में लिखते ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम उन्हीं में ही जाके लिख रहे होते हैं। वो थोड़ा फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मैट्रिक लेवल के भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी हैं और मास्टर्स लेवल के भी हैं। तो मैंने इन जनरल ही अभी ओवरव्यू देना है। फिर वो जो स्पेसिफिकली कोई बंदा पूछेगा फिर उसको तो, अगर कोई बंदा है कि वो कहता है कि जी मुझे लैटेक में काम सिखा दें, तो लैटेक में काम सीखने के लिए फिर मैं वो आपको करवाऊंगा। उसमें कोडिंग होती है, प्रॉपर जो रिसर्च वर्क होता है वो कोडिंग में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत नहीं सर है। चाहे सर वो मेडिकल का भी हो फिर भी उसमें कोडिंग यूज होती है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं, ओके सर। जी। लेकिन मोस्टली जो है वो वर्ड में ही होता है, इसलिए मैं ये वर्ड में करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को।
अच्छा, अब आपको ये भी नहीं पता, यहाँ पे भी किसी का नहीं भी ये इन्फॉर्मेशन होती फॉर एग्जांपल ना, तो अब आप क्या काम करेंगे, आपने ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसको उठाना है, इतने टॉपिक को, अगर ज़्यादा है तो यहाँ से उठाएँ इसको, इतने हिस्से को, इसको करें कॉपी और क्या काम करें, स्कॉलर पे चले जाएँ आप। सॉरी, गूगल स्कॉलर। यहाँ पे चले जाएँ और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट करें। अब ये वही चीज़ है, जो चीज़ हम ढूँढना चाह रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन अब हम कहाँ से मिलेगी? साइट पे जाएँगे, साइटेशन पे, एपी पे जाएँगे, इसको करेंगे कॉपी, एपी स्टाइल में। अच्छा, अब हमें जो रेफरेंस का स्टाइल चाहिए, वो एमएलए में चाहिए, हमें एपी में चाहिए, शिकागो में चाहिए, हार्वर्ड में चाहिए, वैंकूवर में चाहिए। ये स्टाइल्स बने बनाए हमें मिल जाते हैं। ये एपी है, हमने इसको किया कॉपी, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तभी इसको कॉपी करेंगे और इसको हम रखेंगे एक नई फाइल के अंदर, यहाँ पे हम रख देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे है जी फैब्रिस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला जो सरनेम होता है वो आ जाएगा स्टार्ट में, दूसरा लिन और तीसरा ये वाला नेम हो जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे फैब्रिस एट आल कोमा 2023 डाल देंगे, ये यहाँ पे ईयर उसका पता चल जाता है, ठीक है। और ये रेफरेंसेस की फाइल एक हम अलहदा बनाएंगे जब भी हम राइट करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है रेफरेंसेस के लिए, जो आप फाइल बनाएंगे ये हो गया रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन, साथ में आप लिख लें कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो यूज हुए हैं, ठीक है, ये पता चल जाएगा। इसी तरह जब आप लिटरेचर रिव्यू पे पहुंचेंगे तो वो वाले रेफरेंसेस की अलग फाइल बन जाएगी, रेफरेंसेस लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी के फाइनल पे पहुंचेंगे, वो लोग जो फाइनल कर चुके हैं उन लोगों को इस चीज का आइडिया है, जब वो अपना सबमिट कर किसी रिसर्च सबमिट करवाते हैं तो वो पूछ जाता है वहाँ पे कि कितने रेफरेंसेस आपने ऐड किए इंट्रोडक्शन में, कितने लिटरेचर में, कितने मेथोडोलॉजी में, रिजल्ट में, कंक्लूजन में। तो जब आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई होगी तो आप उसको सम अप करना आपके लिए आसान होगा। मैं इंशाल्लाह वो भी आपको काम करवा दूंगा। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई मसला मसाइल? नो सर, सर क्लियर है। लास्ट टाइम आपने कहा था कि आप रिच साइटेशन के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे करना है, तो सर वो काइंडली बता दें कि अगर जी ज्यादा जी, रेफरेंसेस ऐड होगी तो वो कितने होने चाहिए। वो रिच साइटेशन होती है, हाँ जी। अब वो आपने क्वेश्चन ये किया था कि सर ये देखें अभी जितना इसने राइटअप किया हुआ है, इसके राइटअप के अंदर तो इतना ज्यादा डेटा जो है वो तो सिर्फ साइटेशंस का ही है। ये देखें, अगर हम देखते हैं कि 10 पेजेस का हमारा है आर्टिकल है, तो उसमें से 3 पेजेस या 4 पेजेस तो सिर्फ साइटेशंस हैं, तो इसके कहते हैं रिच साइटेशन। वरना अगर आप लोग जब रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर आप पूरे पैराग्राफ के बाद सिर्फ एक साइटेशन भी लगा दें तो भी काम हो जाता है। लाइक एक पूरे पेज के अंदर, ये पूरा एक पेज है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 1.1 से और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है ये वाला, इसके अंदर आप पूरे पेज के अंदर एक या दो, एक दो साइटेशन ऐड कर दे तो वो पता चल जाता है कि रिसर्च वर्क हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे आधा पेज भरा होगा साइटेशन से। अब इसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो मार्केट में ज्यादा है। जितनी रिच साइटेशन होगी वो फिर आपने साबित भी करना है कि हाँ वाकई इस आर्टिकल से मैंने डेटा लिया है, तो फिर इसकी डिमांड भी वैसी होगी। अब ये वाला आर्टिकल जिस बंदे ने लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं ये लिख रहा होता और मुझे वो बंदा कहता है कि मुझे हर पेज के अंदर कम से कम 15 से 20 साइटेशन रिक्वायर्ड है, तो मैं कहता ओके। तो जब मैंने उसको ओके बोला तो इट मीन्स कि मैंने 15 से 20 स्टडीज को पढ़ना है एक पेज लिखने के लिए। इट मीन्स इट इज टेकिंग टाइम। सो मैं इसी आर्टिकल का राइटअप जब मैं करूंगा एक पेज का, ये एक्चुअली जब आर्टिकल में लिखूंगा ये होगा 4 5 6 पेजेस का, ठीक है। तो मैं एक पेज लिखने का तकरीबन उससे $100 चार्ज करूंगा और लोग पे कर रहे हैं, $100 $200 भी पे कर देते हैं एक पेज राइटअप का। मार्केट में इसकी जो वर्थ है, हमारे पास अपने पास सॉल्यूशंस वर्ल्ड में कोई भी बंदा राइटअप के लिए अगर कोई
लाइक ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो कुछ चीजें जो हैं उनको रोक करके हम काम करके देते हैं, और हम करते हैं $200 में एक आर्टिकल राइटअप करके देते हैं, और $300-400 चार्ज करते हैं फॉर पब्लिकेशन। ठीक हो गया? तो जितना कम साइटेशंस होंगी उतना ही काम इजी होगा और हमारे चार्जेस कम होंगे। जैसे जैसे वो बंदे की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी उस इस तरह से हमारा भी रेट बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया? ये है रिच साइटेशन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो मैंने कहा हो कि इसको नोट कर लें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर वो आपने अर्निंग का ही कहा था कि मतलब रिसर्च वर्क से हम कैसे अर्न करते हैं और कितना अर्न करते हैं, ये आपने नोट करने का कहा था। जी, ये मैंने इसी के अंदर इसको सम अप किया कि हम कितना अर्न करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिसर्च वर्क करते हैं, खुद कितना आपके पास नॉलेज है। जब आप लोगों के पास इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, ये चीज़ें जो हैं इनका नॉलेज हो जाएगा, तो अब आप जैसे ही क्लाइंट आपके साथ बात करना चाहेगा। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो है अवेलेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे हमारा लेक्चर यहाँ का एंड हो चुका हुआ है। यहाँ तक लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ लें, फिर मैं ये इसको एड्रेस करता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का रिलेटेड?